दिस इज़ योर एजुकेटर दीपाली एंड वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। यहाँ पे आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका सिलेबस जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। एलएलबी 3 इयर्स के फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों का यहाँ पे सारा सिलेबस मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें सभी सिलेबस के हम टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस उसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसके साथ साथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है जो कि वीडियो के लास्ट में मैं करूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने उन फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए जिनको सेमेस्टर एग्ज़ाम में थोड़ी भी दिक्कत आती है पढ़ने में। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एलएलबी 3 इयर्स फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। तो देखो, यहाँ पे आप 6 सब्जेक्ट लिखा पा रहे हो। ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट 1, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ 1, फैमिली लॉ 1, लॉ ऑफ क्राइम 1, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1। और उसके साथ साथ एक सॉफ्ट स्किल आपकी डाली गई है यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में, या तो योगा होगा या तो एनसीसी होगा। इसमें से आपकी चॉइस है आपको क्या लेना है। वो आपके कॉलेज की प्रेफरेंस पे भी बेसिस है कि आपका कॉलेज आपको क्या करवाता है, उस पे बेस्ड होता है। ये वैल्यू एडेड कोर्स होता है। इसके मार्क्स वगैरह आपके डायरेक्ट रिजल्ट में नहीं जुड़ते हैं, बट ये एज ए स्किल आपको काम आता है। ठीक है, अब देखो, जो हमारा न्यू कोर्स है एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उसमें जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या क्या यूनिट में क्या क्या अंदर डाली गई हैं चीज़ें, उनको आपको ध्यान देना है। दैट इज़ योर यूनिट 1, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसके अंदर आप डेफिनेशन पढ़ते हो, बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हो, नेचर और स्कोप पढ़ते हो ज्यूरिस्प्रूडेंस का, डेफिनेशन ऑफ लॉ एंड स्टेट क्या होती है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ योर सोर्सेज ऑफ लॉ। ये चीज़ भी आप यहाँ पे रीड करते हो। और ये सोर्सेज ऑफ लॉ आपके अदर जुडिशरी एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो जो बच्चे जुडिशरी के पर्पज से पढ़ रहे हो, तो वो लोग ध्यान देना यहाँ पे कि अदर सोर्सेज ऑफ लॉ इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यूनिट 2, दैट इज द स्कूल ऑफ लीगल थ्योरी, जिसके अंदर आप अलग अलग स्कूल्स के बारे में पढ़ते हो। दैट इज योर नेचुरल लॉ स्कूल, लीगल पॉजिटिविज्म, हिस्टोरिकल स्कूल, रियलिस्ट स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल, मार्सेस स्कूल एंड क्रिटिकल लीगल स्कूल। ये कुछ स्कूल्स हैं जिनके बारे में आप स्टडी करोगे और इनके अदर पर्सपेक्टिव को भी देखोगे, जिससे आपके अदर सब्जेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मजबूत होने वाले हैं। उसके बाद हमारा यूनिट 3 आता है, दैट इज़ योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, जिसमें हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ये हॉ फील्ड एनालिसिस ऑफ राइट, ड्यूटी, लिबर्टी, पावर, लायबिलिटी, इम्यूनिटी एंड डिसेबिलिटी। ये क्या होता है, इसके बीच में एक छोटा सा डायग्राम होता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपके साथ कवर करूँगी, तो उन सारी चीज़ों को आप मेरे साथ यहाँ पे सारथी बैच में पढ़ते रहोगे। उसके बाद थ्योरीज एंड काइंड्स ऑफ राइट्स है, प्रॉपर्टी है, ओनरशिप है, पोजीशन है, लीगल पर्सनालिटी है, और उनकी जो थ्योरीज हैं लीगल पर्सनालिटीज़ की, वो सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में कवर करना है। आफ्टर दैट योर लास्ट यूनिट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज जस्टिस एंड कंटेम्परेरी इशूज़। जस्टिस एंड कंटेम्परेरी इशूज़ में आप थ्योरीज ऑफ जस्टिस देखोगे, जिसमें हम एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस देखेंगे, यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके अदर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रॉल्सियन थ्योरी ऑफ जस्टिस देखेंगे, रॉबर्ट नॉजिक का व्यू देखेंगे, एंड रिलेशन ऑफ मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म इन लॉ, ये चीज़ भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्लस हम लॉ और मोरालिटी के बीच की रिलेशन को भी रीड आउट करेंगे, और जिन लोगों को लॉ और मोरालिटी के बीच में कन्फ्यूजन रहती है, वो सारी कन्फ्यूजन्स भी आपकी यहाँ से दूर हो जाएंगी। अब अगर बुक की बात करते हैं, तो अगर आपकी लाइब्रेरी में इन 6 बुक में से कोई भी एक बुक अवेलेबल है, तो यू मस्ट गो थ्रू विद दैट। आप लाइब्रेरी से इशू करवाओ और उसी से रीड करते हुए चलो। अदरवाइज टारगेट गुरुकुल आपके साथ है, वहाँ पे मैं फ्रॉम द बुक इटसेल्फ वहाँ से रीड करूँगी और उसके बाद ही आपको पढ़ाऊँगी, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। प्लस नोट्स वगैरह की भी झंझट ख़त्म हो जाएगी। ऑनलाइन सारे नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। प्लस आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जो कि प्राइवेटली मेरा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे मैं ऑलरेडी कुछ नोट्स अपलोड करती रहती हूँ रिगार्डिंग योर एलएलबी। ठीक है, तो आप वहाँ से उन सब चीज़ों का फ्री एक्सेस पा सकते हो।
उसके बाद हमारा आता है पेपर 2 दैट इज़ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 में योर यूनिट 1 दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑफर और प्रपोजल क्या होता है, ठीक है। ऑफर और प्रपोजल क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है ऑफर की, और कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है एक ऑफर को, रेवोकेशन कैसे होता है। दो तरीके के ऑफर जो आपके होते हैं दैट इज़ द जनरल ऑफर एंड द स्पेसिफिक ऑफर, और इन्विटेशन ऑफ ट्रीट कैसे आपका ऑफर से अलग है, ये भी चीज़ें हम यहाँ पे रीड करेंगे विद केस लॉस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है कि केस लॉस मैम कैसे मिलेंगे और कैसे कौन सा केस लॉ कहाँ पे लगाना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। उसके साथ साथ हम एक्सेप्टेंस भी देखेंगे। एक्सेप्टेंस में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, रेवोकेशन पढ़ेंगे, प्रोविजनल एक्सेप्टेंस देखेंगे एंड टेंडर और ऑक्शन क्या होता है ये भी यहाँ पे हम रीड आउट करेंगे। आफ्टर दैट योर यूनिट 2 दैट इज कंसिडरेशन एंड कैपेसिटी। कंसिडरेशन में हम डेफिनेशन, इसेंशियल, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्शन सेक्शन 2D 25, कैपेसिटी टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ये पढ़ेंगे। माइनर्स की पोजीशन क्या होती है, नेचर और इफेक्ट कैसा होता है माइनर एग्रीमेंट का, कौन से एग्रीमेंट आपके वॉइड अब इनिशियो होते हैं, कौन से आपके वॉइडेबल होते हैं, कौन से वैलिड होते हैं, ये सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके टाइप्स हमारी नेक्स्ट यूनिट में हैं ही। यूनिट 3 में हमारा वैलिडिटी एंड डिस्चार्ज एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर हम फ्री कॉन्सेंट पढ़ेंगे कि फ्री कॉन्सेंट कब होनी चाहिए और किन किन चीज़ों से अगर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो फ्री कॉन्सेंट आपकी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। जैसे कि कोएर्जन के थ्रू अगर आपने फ्री कॉन्सेंट लेने की कोशिश की है या फिर किसी पे अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया है, मिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, फ्रॉड किया है, मिस्टेक किया है, तो ये 5 केसेस में आपकी जो फ्री कॉन्सेंट है वो नहीं मिलती है। और इन सारे सेक्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस हम ये भी देखेंगे कि इनमें से किस 4 में हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो वॉइडेबल हो जाती है और एक में हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो वॉइड अब इनिशियो रहती है, दैट इज़ योर मिस्टेक। तो ये सारी चीज़ें विद सेक्शन विद केस लॉस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्लस अनलॉफुल कंसिडरेशन इन ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, इलीगल एंड अनलॉफुल एंड अनसर्टेन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं और इनको हम डिफाइन भी करेंगे विद योर सेक्शन एंड केस लॉस। आफ्टर दैट योर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, एग्रीमेंट, impossibility of performance and frustration, breach, anticipatory and present। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये यूनिट आपके एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव में अगर आप जुडिशरी से या फिर आप यूपीएससी में ऑप्शनल रखना चाहते हो अपना, तो अगर आप वहाँ पे सिलेबस उठाओगे तो वहाँ पे पाओगे कि मैक्सिमम चीज़ें आपकी यहाँ पे ओवरलैप करती हुई आपको दिखाई देंगी। आफ्टर दैट योर यूनिट 4 दैट इज द रेमेडीज एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर हम रेमेडीज़ की बात करते हैं तो रेमेडीज़ में हमें डैमेजेस, काइंड्स, रिमोटनेस एक्सेट्रा, इंजक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्वांटम मेरिट, ये सब पढ़ने को मिलता है। प्लस आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हो सेक्शन 68 से 72 के बीच में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 को अच्छे से रीड करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ बुक्स दिखाई दे रही होंगी, इन बुक्स में से अगर एक भी बुक आपकी लाइब्रेरी में मिल जाती है तो इट्स मोर देन इनफ, आप वहाँ से कवर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप आगे जाके चीज़ों को परसू करना चाहते हो इन द फील्ड ऑफ दिस लॉ, तो आप अवतार सिंह परचेज कर सकते हो फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। अब ये थोड़ी बुक कॉस्टली होती है बट आई कैन श्योर यू कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इन योर लेटेस्ट एडिशन। उसके साथ साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती चलूँ, इन 6 सब्जेक्ट्स की आपके पास बेयर एक्ट तो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। अब बेयर एक्ट आपके पास होना बहुत नेसेसरी है बिकॉज बेयर एक्ट से डायरेक्टली सेक्शंस आप वहीं से रीड करोगे, वहीं से याद भी करोगे। तो बेयर एक्ट पढ़नी कैसे है वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में बताऊँगी, लेकिन उससे पहले आप बेयर एक्ट ज़रूर रखो अपने पास, 6 की 6 बुक्स का।
After that, your third paper, that is the Public International Law 1. एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी है. आप जब इसको पढ़ने बैठोगे तो ये तो कुछ चीज़ें ख़त्म होती ही नहीं है. अगर बाल की खाल निकालने बैठ जाओगे तो जल्दी आपकी चीज़ें ख़त्म होंगी ही नहीं. अब इसमें चाहिए होती है आपको अप्रोच कि आपको वहाँ पे कैसे आंसर्स को टैकल करना है. और अगर मैं बताऊँ तो अभी पिछले साल का सबसे टफ पेपर बना था पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का. इस वजह से आपको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है. प्लस कभी भी आपको इसके क्वेश्चन डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन आते हुए नहीं दिखाई देंगे. अगर इनडायरेक्टली आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से मैंने जितना पढ़ा है उस नॉलेज को कैसे टैकल करवाना है उस क्वेश्चन को. ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूनिट 1 की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ में हम नेचर एंड डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, नेचर क्या है उसका, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुई है, रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. उसके साथ साथ हम पब्लिक इंटरनेशनल दैट इज़ योर PIL इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके सोर्सेज के बारे में रीड करेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की विद योर म्युनिसिपल लॉ जो कि आपकी ओन कंट्री में चलता है. देन योर सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में हम स्टेट पढ़ेंगे, इंडिविजुअल पढ़ेंगे एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ योर सैंक्शंस इन इंटरनेशनल लॉ. इसके बारे में भी हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे. प्लस योर इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सॉवरेनिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ है और आज के चैलेंजेस क्या हैं, सॉवरेनिटी क्या होती है, सॉवरेनिटी एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब्सिडरी एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे रीड आउट करने वाले हैं. Sorry. Then your unit 2, this is your succession, इंटरवेंशन एंड ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, अब देखो सक्सेशन, इंटरवेंशन एंड ज्यूरिसडिक्शन में आपका रिकॉग्निशन आता है. रिकॉग्निशन में आप डेफिनेशन ऑफ स्टेट रिकॉग्निशन देखोगे, स्टेट गवर्नमेंट्स देखोगे, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट की गवर्नमेंट कैसे रिकॉग्नाइज करी जाती है, डी ज्योर और डी फैक्टो के बारे में आप रीड करोगे, द ड्यूटी ऑफ रिकॉग्नाइज पढ़ोगे, लीगल इफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे रीड आउट करने वाले हैं. आफ्टर दैट योर स्टेट सक्सेशन. अब देखो यहाँ पे कई बच्चे होते हैं कि इन चार टॉपिक्स में से कोई 2 टॉपिक तैयार करके जाते हैं और उसी के थ्रू अपना आंसर टैकल करके वहाँ पे आते हैं. अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप उन 10 में से 5 क्वेश्चन कौन से टैकल करोगे. बट अगर मेरी मानो तो अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो और आप रियली में पढ़ना चाहते हो लॉ को और जानना चाहते हो व्हाट इज़ द लॉ, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ लॉ, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, देन यू मस्ट रीड all the units and all the topics of the unit as well, because सारी यूनिट पढ़ोगे तो अभी नहीं तो कभी तो पढ़ना पड़ेगा अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो. तो स्टेट सक्सेशन के बारे में हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे, डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ सक्सेशन देखेंगे, कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं स्टेट सक्सेशन के ये देखेंगे, कैसे ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट डालता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. देन योर इंटरवेंशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं इंटरवेंशन के, R2P क्या है इस बारे में हम देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. देन योर ज्यूरिसडिक्शन, मीनिंग, नेचर, डिफरेंस क्या है सॉवरेनिटी एंड ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देखेंगे. After that your unit 3, this is the state territory and law of seas. बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर इंटरनेशनल कभी भी सी के कन्वेंशंस की आप बात करते हो तो आपको लॉ ऑफ सी, UN क्लॉस, इटलॉस, ये सब के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा. कंटिग्यूअस जोन क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, टेरिटोरियल सी क्या होती है, व्हाट इज़ द ओपन सी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन सी एंड क्लोज सी, ये सारी बातें हम इस पर्टिकुलर यूनिट में डिस्कस करेंगे. और ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से, आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में, आपके प्रीलिम्स में, आपके अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें आती हुई दिखाई देंगी. इवन योर EEZ हैड बीन आस्क्ड इन KBC.
KBC तक में इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो थर्ड यूनिट है वो उसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रेगुलर लाइफ और आपकी नॉलेज में, ठीक है। देन योर यूनिट 4 दैट इज एक्स्ट्राडिशन एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। इसमें हम सारे इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ एंड कन्वेंशंस के बारे में रीड करेंगे। एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, लीगल ड्यूटी ऑफ एक्स्ट्राडाइट ड्यूटी क्या होती है, एक्स्ट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल क्रिमिनलिटी के बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, एंड योर डिप्लोमेटिक एजेंट्स, ठीक है। दीज एजेंट्स लाइक योर IFOS ऑफिसर्स which are migrated, which are ascended from one country to other for the official purposes or for other मल्टी रिलेशनल पर्पसेस, उसके वजह से जो भी चीज़ें भेजी जाती हैं, कोई भी डिप्लोमेटिक मिशन भेजा जाता है उसको टर्मिनेशन कैसे होता है, वेवर को इम्यूनिटी कैसे मिलती है। वो जैसे आपकी कोविड में आपकी जो वैक्सीन थी उस पर हम लोग वेवर मांग रहे थे, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देखोगे। कंसूल्स के बारे में पढ़ोगे, मीनिंग क्या होती है, फंक्शन, प्रिविलेज, इम्यूनिटी क्या होती है कंसूल्स की। देन योर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे। अगेन इन 10 बुक में से कोई एक बुक भी अगर आपको मिल जाती है, इट इज़ मोर देन इनफ। अदरवाइज ऑनलाइन सोर्सेज बहुत हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेयर एक्ट परचेज कर लेना। अगेन आई एम सेइंग बेयर एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है सारे ही सब्जेक्ट्स की। आफ्टर दैट योर यूनिट पेपर 4 दैट इज़ फैमिली लॉ 1। फैमिली लॉ में हमारी 2 ब्रांचेस आएंगी, दैट इज़ योर हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ में 2 यूनिट आपकी यहाँ पे बटी हुई आपको दिखाई दे रही है। यूनिट 1 दैट इज़ योर हिंदू लॉ की सोर्सेज एंड हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 इसमें पढ़ेंगे। हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक हिंदू होता कौन है और हिंदू लॉ के सोर्सेज क्या क्या हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को सेक्शन 5 से लेके 23 तक हम यहाँ पे रीड करेंगे। आफ्टर दैट योर मेंटेनेंस, एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप, जिसके अंदर हम मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 एंड 25 पढ़ेंगे। मेंटेनेंस अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956, जिसमें हम 18, 19, 20 पढ़ेंगे। अडॉप्शन इसेंशियल इफेक्ट सेक्शन 6 to 12, HAMA, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे 1956। एंड योर काइंड्स एंड पावर ऑफ गार्जियन अंडर हिंदू मिनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट ऑफ 1956, दैट इज सेक्शन 6 to 13। इस पूरी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हिंदू लॉ का आप आधा पार्ट इस सेमेस्टर में पढ़ोगे, आधा पार्ट आप अपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो। उसके बाद मुस्लिम लॉ आता है। मुस्लिम लॉ में सेम वही चीज़ें हम रीड करेंगे जो हम हिंदू लॉ में पढ़ेंगे, जैसे कि मुस्लिम लॉ में मुस्लिम कौन होता है, सोर्सेस क्या होते हैं मुस्लिम की मैरिज में, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, इसेंशियल, काइंड्स ऑफ मैरिज, सुन्नी लॉ में, सिया लॉ में ये सारी चीज़ें देखेंगे। महर क्या होता है, काइंड्स ऑफ डाइवोर्स देखेंगे, काइंड्स ऑफ डावर देखेंगे। देन योर राइट्स ऑफ वाइफ इन केस ऑफ अनपेड महर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ यूनिट 4 में हम डाइवोर्स, मेंटेनेंस, लेजिटिमेसी एंड गार्जियनशिप के बारे में रीड आउट करेंगे, जिसमें आप क्लासिफिकेशन ऑफ डाइवोर्स पढ़ोगे और उसके साथ साथ वाइफ का मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, योर CRPC एंड मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986, पेरेंटेज, लेजिटिमेसी, काइंड्स एंड पावर्स ऑफ गार्जियनशिप, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, जिसके अंदर आप सायरा बानो जैसे केस लॉज भी पढ़ोगे, विच आर वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट जिस पे ट्रिपल तलाक की भी आ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद द लेटेस्ट केस लॉज, ताकि आप जब आंसर लिखो तो उस टाइम पे आपकी कॉपी पे इफेक्ट दिखाई देना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप मेरे साथ कवर करोगे। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपके पास इन बुक्स में से कोई एक भी बुक है तो इट इज़ मोर देन इनफ। पारस दीवान अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप इसके लिए कोई एक बुक परचेज कर सकते हो, बिकॉज ये थोड़ा सा टॉपिक हिंदू लॉ का और मुस्लिम लॉ का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आगे जाके जब मेंटेनेंस और की बात वगैरह आती है तो काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 1/4, 1/3 सेकेंड सेमेस्टर आपके लिए वहाँ पे ज़्यादा टिपिकल होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर ईजी है, ठीक है। तो इसकी भी आप बेयर एक्ट ज़रूर परचेज कर लेना, वो आपको हेल्प करेगी। आफ्टर दैट योर लॉ ऑफ क्राइम। लॉ ऑफ क्राइम में अगर हम बात करते हैं तो योर यूनिट 1 दिस इज इंट्रोडक्शन टू सब्सटैंटिव
क्रिमिनल लॉ। दो तरीके के लॉज होते हैं, प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव। तो जिसमें सबसे पहले आप सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ोगे, इसका एक्सटेंट, इसका ऑपरेशन आईपीसी का, डेफिनेशन ऑफ क्राइम, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, स्टेजेस ऑफ क्राइम, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन। ये जो आते हैं स्टेजेस, सबसे पहले आपको इंटेंशन होनी चाहिए, देन आप प्रिपरेशन करते हो, देन आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो क्राइम को, और फिर कमिट कर देते हो क्राइम को। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस होती हैं जिसमें आप एसेंशियल्स ऑफ अटेम्प्ट, इम्पॉसिबल अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन, डिस्टिंग्विश, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। अब ये आपकी यूनिवर्सिटी पे निर्भर करता है, आपकी कॉलेज पे निर्भर करता है कि क्या वो आपको ये जो अभी बिल आ चुका है अपडेटेड आईपीसी के लिए, उससे पढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। अगर उससे पढ़ाने का प्रयास करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है तो आपको उसी के थ्रू पढ़ना होगा। अब वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते चलोगे। अगर उसके थ्रू ही वो पढ़ा रहे हैं तो मैं भी आपको अपडेटेड ही सिलेबस पढ़ाने की कोशिश करूँगी। पुराना पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मेरी 70% तो चांसेस हैं कि मैं आपको न्यू ही अपडेटेड वाला बिल पढ़ाने की कोशिश करूँगी, जिसमें सेक्शंस वगैरह थोड़े आगे पीछे हो रखे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट तो वही रहना, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। अगर स्टेजेस ऑफ क्राइम की बात करेंगे तो 4 ही स्टेज आएंगे, वहाँ पे 5 नहीं कर दिए गए होंगे, बस जो सेक्शंस हैं वो चेंज हुए होंगे। ठीक है, तो आप कोर को समझने की कोशिश करो, सेक्शंस वगैरह खुद भी अपडेट कर सकते हैं हम लोग। देन हमारा यूनिट 2 आता है। यूनिट 2 में हम जनरल एक्सप्लेनेशन एंड एक्सेप्शंस देखेंगे, सेक्शन 76 से लेके 106 तक रीड करेंगे, जिसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी क्या होती है, मिस्टेक कब कमिट करी जाती है, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स कब हो जाते हैं, नेसेसिटी, इन्फेंसी, इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन, कॉन्सेंट एंड गुड फेथ एंड प्राइवेट डिफेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो एक लीगल स्टूडेंट को मस्ट पता ही होने चाहिए। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद यूनिट 3 आती है, आपको दिख रहा होगा, बहुत छोटी सी है। इसमें डायरेक्टली हम सेक्शंस को रीड करते हैं। योर अबेटमेंट इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जिसमें सेक्शन 107 से 114 एंड 120 AB में हम केस लॉज डिस्कस करेंगे वाइडली, बहुत अच्छे से, जिसमें हम सारे केस लॉज को अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन सा कब अबेटमेंट है, कब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, कौन सा फेमस केस लॉ आता है। देन योर यूनिट 4 इज योर पनिशमेंट में हम थ्योरी देखेंगे। थ्योरीज में हम डिटरेंट, रिट्रिब्यूटिव, प्रिवेंटिव, एक्सपियाटरी एंड योर रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ये थ्योरीज आपके जुडिशरी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टार्टिंग से ध्यान देना इस चीज़ पे। देन योर पब्लिक पनिशमेंट अंडर आईपीसी आती है। फाइन क्या होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होती है, डेथ सेंटेंस क्या होते हैं, और इंडियन पेनल कोड को तो हमें पढ़ना ही है ना, 1860 वाला, लेकिन उसके साथ साथ हम अपडेटेड पढ़ने की कोशिश करेंगे, पुरानी चीज़ें नहीं। ठीक है, उसके बाद आपकी ये 5 बुक हैं। 5 बुक में से अगर आपको आपकी लाइब्रेरी में पिल्लई मिल जाती है तो इट इज़ वेरी गुड कि आप डायरेक्ट इस बुक से पढ़ लो। अदरवाइज़ रतन लाल एंड धीरज लॉ अगर मिल जाती है तो भी बहुत अच्छी बुक्स हैं ये। अदरवाइज़ बेयर एक्ट तो ज़रूर परचेज़ कर लेना, और आईपीसी पढ़ना चाहते हो ना तो एक बुक तो ले लो, और अभी रुक जाओ थोड़ा सा। अगर बिल अपडेटेड हो जाता है तो बिल वाली बुक ही ले लेना डायरेक्ट। ठीक है, आप डायरेक्ट बिल का PDF से भी रीड आउट कर सकते हो चीज़ें। देन योर पेपर 6, दिस इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है, जो कि आपको आपके रेगुलर एग्जाम्स में आता हुआ दिख जाएगा, और बच्चों को इजी लगता है, पढ़ते नहीं हैं ढंग से, और इसमें नंबर नहीं मिलते फिर उनको। ठीक है, तो चीज़ों को पढ़ो। अगर पढ़ने की अभी चल रही है उम्र तो ज़रूर पढ़ो। और देखिए, पढ़ने की खैर तो कोई उम्र नहीं होती है, आपको नॉलेज गेन करनी है, इसीलिए लॉ फील्ड सबके लिए खुली हुई होती है। यहाँ पे आपको एजेड से एजेड लोग, और जहाँ पे आपको जवान से जवान लोग आते हुए दिखाई देंगे, बट इस चीज़ का बेनिफिट आपको कैसे उठाना है ये आप पे निर्भर करता है। आप एज मैटर करके अगर रीड करना बंद कर दोगे तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है,
अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम, तो यूनिट 1 में आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे सोर्सेज क्या हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम्स में। देन योर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड सेपरेशन ऑफ पावर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं आपके फंडामेंटल राइट के। आफ्टर दैट योर यूनिट 2, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स में हम सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, देन यू एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सेस, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ रिपंजेंसी। ये जो 4 डॉक्ट्रिन आती हैं आपकी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ तो कहीं पे मेंशन नहीं है, बट जो आपकी जुडिशरी है उसने ये डॉक्ट्रिन जो है उससे खोजा है, और इसीलिए हर एक डॉक्ट्रिन का हर एक केस लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को ये डॉक्ट्रिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको मोस्ट सिंपल वर्ड्स में इसे समझाने का प्रयास करूँ। आफ्टर दैट योर यूनिट 3, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन में आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ोगे, जो कि एम लक्ष्मीकांत का बहुत बड़ा चैप्टर होता है ना। पार्लियामेंट सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, एंटी डिफेक्शन लॉ, दिस इज शेड्यूल 10। देन एग्जीक्यूटिव पावर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट, जुडिशरी, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। जुरिस्डिक्शन में आप सारे जुरिस्डिक्शन देखोगे, इनके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये सारी चीज़ें, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ योर जुडिशरी। आफ्टर दैट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट इज PIL, जो कि जस्टिस PN भगवती जी ने स्टार्ट किया। देन योर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और जिसका कॉन्सेप्ट आपका केशवनंदा भारती से निकल कर आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिटिकल क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Then your unit 4, last but not least, is emergency provisions. One of the most important thing है amendment of constitution, doctrine of basic structure, contractual and tortious liability of a state, right to property and freedom of trade and commerce। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम अपने बेयर एक्ट को अपने आँखों के सामने हमेशा खुला रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बेयर एक्ट और कुछ हो ना हो, ये ज़रूर आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज इसके आर्टिकल्स डायरेक्टली रीड करने हैं फ्रॉम द बेयर एक्ट, किसी और बुक से रेफरेंस नहीं चाहिए हमें, ठीक है। इसके लिए आपके पास अगर पहले से आप तैयारी कर रहे हो तो DD वसु होगी, और DD वसु है तो मोर देन इनफ है, और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज लाइब्रेरी से परचेज कर सकते हो, DD वसु ईजिली अवेलेबल होती है इन योर लाइब्रेरी एज वेल, ठीक है। तो देखो ये सारे हो गए आपके पेपर। अब पेपर 7 आता है आपका सॉफ्ट स्किल योगा, तो उसमें कोई सिलेबस तो है नहीं, तो इतना ही आपके साथ मुझे डिस्कस करना था। ये पहला है आपका लेक्चर जिसमें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ अबाउट योर सिलेबस, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको आपके सिलेबस के बारे में बताया है, कैसे क्या चीज़ें चलनी है ये बताया है। ये जो PDF है पर्टिकुलर, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, प्लस आपको टारगेट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पे भी SY सर्च बटन में जाके PDF फाइल्स के SY डालना है, वहाँ पे ये PDF खुलकर आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लोगे। अब एक लास्ट अनाउंसमेंट आपके लिए ये थी कि आप लोगों को टारगेट गुरुकुल का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है, और वहाँ पे आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं सारथी, ठीक है। ये जो सारथी बैच है ये आपके लिए हम लेके आ रहे हैं फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप हमारे साथ मिलके अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम को एकदम अच्छे से तैयार करोगे, और वो भी एकदम उम्दा नंबर लेकर आओगे इन योर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स एज वेल, ठीक है। तो यहीं तक मैं ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। अगर बहुत अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, थोड़ा सा तो मतलब सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगता है, प्लस शेयर कर देना, और हो सके तो कमेंट भी करिएगा कि कैसा लगा मेरा आपको सिलेबस को बताना। प्लस आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि आपको कितनी जल्दी हम लोगों का ये पर्टिकुलर बैच चाहिए, और कितनी जल्दी आपको YouTube पे वीडियोस चाहिए, ये भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।